नमस्कार, मैं हूं दिव्या, लेकर हाजिर हूं आपके साथ खास कार्यक्रम क्रिमिनल में आपको दिखाएंगे ऐसी वारदातें जिन्हें बेखौफ अपराधी बिना किसी डर के अंजाम देते हैं। जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो वह बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराधों से गुजरते हुए आखिर जेल में होता है। तो हो जाएं तैयार जुर्म की उन कड़ियों के लिए जो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को ताजा कर दिया है। जिस तरह सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, ठीक उसी प्रकार बदमाशों ने नफे सिंह राठी को भी मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि नफे सिंह राठी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल कार को बरामद कर लिया है। घटना शाम करीब 5 बजे की है, जब नफे सिंह राठी अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर बहादुरगढ़ की तरफ आ रहे थे। इस दौरान बराही रेलवे फाटक पर एक सफेद रंग की i10 गाड़ी में सवार 5 बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के शीशे और गाड़ी की लोहे की बॉडी को पार कर गोलियां अंदर बैठे नफे सिंह राठी और अन्य लोगों को जा लगी। नफे सिंह राठी की हत्या को अंजाम देकर हमलावर बड़ी आसानी से मौके से फरार हो गए। हमले में नफे सिंह राठी के साथ उनके एक सुरक्षा कर्मी की भी जान चली गई। जिस समय उन पर हमला किया गया तो गाड़ी में 5 लोग सवार थे। नफे सिंह ड्राइवर के साथ आगे वाली सीट पर बैठे थे। घायलों को तुरंत बहादुरगढ़ के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल लाया गया, जहां इनेलो प्रदेश अध्यक्ष और बहादुरगढ़ से पूर्व में 2 बार विधायक रहे नफे सिंह राठी को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं उनके समर्थक जयकिशन दलाल मांडोठी की भी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके ड्राइवर और सुरक्षा कर्मी को भी कई गोलियां लगी है। उनकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही झज्जर जिले के एसपी अर्पित जैन मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। बना ली है अपनी और वो कार्रवाई में लगी हुई है और 2 डीएसपीज जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं और शीघ्र हम इनको ट्रेस करेंगे जो भी इसमें हमला करने वाले हैं उनको। सर, बुरी वारदात कैसे हुई? ये जो रेलवे क्रॉसिंग है वहां पर, तो उस पर उनकी गाड़ी आके रुकी है और उसके बाद एक दूसरी गाड़ी जो है वहां पर आई है और उसने फायरिंग की। कितने हमलावर थे? अभी तक जो आया है कि 4 हमलावरों का पता चला है, बाकी आगे भी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जो भी और भी होंगे तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। क्या मामला सामने आया सर? कौन लोग थे? कहीं पता चला कि कोई गैंग किसी गैंग का भी नाम आ रहा है या कोई और मामला? देखिए, ये अभी जांच का विषय है और इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और हम जो भी अपनी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। कितने राउंड मिले हैं सर? अभी उसका मैं उस विषय पर आपको बता नहीं सकता हूँ, वो सारा अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी पुलिस कार्रवाई जारी है और आगे जैसा भी होगा आपको उस विषय में बताते हैं। एफआईआर दर्ज होगी? वो अभी प्रोसेस चल रहा है उसका। कोई सीसीटीवी फुटेज है? उसमें लगे हुए, मैंने फिर बताया कि अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो जैसे आगे जांच होती है उसके बाद इस विषय में कुछ। सर, अभी रेचुलाल जी ने कहा कि पुलिस से सुरक्षा मांगी गई थी लेकिन पुलिस ने सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई। नहीं, अभी मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा, अभी तो मैं इसी में लगा हूं ट्रेस करने में। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी का 22 फरवरी को जन्मदिन था। बता दें कि 4 दिन पहले अपने परिवार और समर्थकों के साथ उन्होंने जन्मदिन मनाया। वहीं पिता को खोने के बदहवास बेटे ने रोते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनके पिता के साथ उनका ये आखिरी जन्मदिन होगा। जितेंद्र राठी ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 6-7 महीने से उन्हें हमले का इनपुट मिल रहा था, जिसके चलते उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। आज बहादुरगढ़ ने अपना रखवाड़ा खोया है। मेरे पिताजी ने जब से उम्र संभाली तब से बहादुरगढ़ की सेवा करी। 2 मरतबा यहाँ से
चेयरमैन रहे नगर पालिका के, शहर को पहली मरकरी लाइट दी, सीसी गलियां दी, कॉलोनियां मंजूर करवाई। इस शहर को बनाने में मेरे पिताजी ने अपना खून पसीना एक किया। जिस समय मेरे पिताजी यहाँ के एमएलए बने, बहादुरगढ़ को चंबल की घाटी कहा जाता था। 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर पुलिस बैठी थी। क्यों? यहाँ पे गुंडे मंत्रियां मांगते थे। हमारी सरकार आई, वो गुंडागर्दी खत्म हो गई थी, शहर हमारा पीसफुल हो गया था, तरक्की की राह देख रहे थे लोग। यहाँ पे राजनीतिक तौर पे जितनी मजबूती से हम अपने हल्के की आवाज उठा रहे थे, शायद वे उन लोगों को पसंद नहीं आई जो इस शहर को तरक्की की राह पे नहीं देखना चाहते, हमारे परिवार को देखना नहीं चाहते। पिछले 6-7 महीने से बार बार इनपुट आ रहा था, सीआईडी का भी था, लोकल पुलिस का भी था कि भाई आपके ऊपर हमला हो सकता है, सावधान रहिए। लेकिन मरने वाले को तो हमेशा सावधान रहना पड़ता, लेकिन मारने वाले को तो एक ही मौका चाहिए। आज उनको वो मौका मिल गया और मैं अपने पिताजी को खो बैठा। कोई सुरक्षा मांग? देखिए, 6 महीने से लगातार हमारा पूरा परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा था। मेरे भाई कपूर ने कई बार सुरक्षा की मांग की, पत्रकार वार्ता करके भी मांग की। मेरे पापा ने हर उस अधिकारी को जो ऊपर गद्दी में बैठ के देश की हरियाणा को चलाने की बात करता है, हर उस अधिकारी को लिखित में अपनी सुरक्षा की मांग की थी कि मेरे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। क्योंकि हम राजनीतिक तौर पे इतने मुद्दे उठाते हैं, भ्रष्टाचार के घोटालों के इनके सबूत दे के जब सामने लाते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। खुद खट्टर साहब से मेरे पिताजी दर्जनों बार मिले हैं। हर बार जब भी मिलते थे आके मुझे बताते थे कि बेटे इस बार खट्टर साहब ने कह दिए सुरक्षा मिलेगी, लेकिन नहीं, खोखले वादे, मेरे पिताजी को बलि चढ़वाने का उन्होंने काम किया। किसी को कोई शक? आपको नहीं पता बहादुरगढ़ के बारे में? आपको नहीं पता यहाँ पे कौन ऐसा गुंडा पल रखा है जो लोगों को मरवाने का काम करता है? एफआईआर में नाम देखिएगा। किसी के नाम दिया? नहीं, अभी देंगे। अभी एफआईआर में नाम नहीं दिए हैं, अभी लिखाएंगे, एफआईआर लिखवाएंगे। क्योंकि अभी पुलिस को यही असमंजस था कि हमारा कौन से थाने का ये क्षेत्र पड़ता है। जीआरपी का पड़ता है, लाइन पार का पड़ता है, सदर का पड़ता है, सेक्टर का पड़ता है, पुलिस को ही नहीं पता। अभी 2 दिन पहले ही जन्मदिन मनाया था। देखिए, 2 दिन पहले हमने अपने पिताजी का जन्मदिन मनाया, धूमधाम से मनाया। हमें ये नहीं पता था कि वो आखिरी हो। बहरहाल अगर देखा जाए तो नफे सिंह राठी को पहले से ही खबर थी कि उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इसी को लेकर उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहीं पुलिस प्रशासन पर ये सवाल भी बार बार उठाए जा रहे हैं कि कब तक नफे सिंह राठी के हत्यारे पकड़े जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या में कई नेताओं के नाम सामने आए हैं। बता दें कि नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने कई नेताओं के नामजद करवाए हैं, जिनमें बीजेपी के नेताओं के साथ साथ अब कांग्रेस के नेताओं के नाम भी सामने आने लगे हैं। तो वहीं आरोपी दल भी आरोप प्रत्यारोप करने में लग गए हैं। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड में बीजेपी नेताओं के साथ साथ अब कांग्रेस नेताओं के नाम भी सामने आने लगे हैं। नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने अपने बयान में कांग्रेस नेता संदीप राठी और विजेंद्र राठी के साथ साथ बीजेपी से जुड़े नगर परिषद के वाइस चेयरमैन राजपाल शर्मा का नाम भी साजिशकर्ताओं में शामिल होना बताया है। पुलिस ने भी परिजनों के बयान के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ानी शुरू कर दी है। इसके साथ ही नफे सिंह राठी के परिवार को सुरक्षा भी प्रदान की गई है, लेकिन जितेंद्र राठी ने इस पुलिस सुरक्षा को नाकाफी बताया है। बता दें कि हाल ही में नफे सिंह राठी के परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई।
जानकारी के मुताबिक इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी हत्याकांड में पुलिस ने बीजेपी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक, पूर्व मंत्री मांगे राम के बेटे सतीश नंबरदार, पोते गौरव राठी और नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष करमवीर राठी, मौजूदा अध्यक्ष के पति रमेश राठी समेत 7 लोगों के खिलाफ नामजद और 5 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन अब इस मामले में कांग्रेस नेताओं के नाम भी जोड़े गए हैं। पुलिस को दिए बयान में नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने कांग्रेस से जुड़ी नगर परिषद की पूर्व चेयरपर्सन शीला राठी के पति विजेंद्र राठी और बेटे संदीप राठी के साथ साथ नगर परिषद के मौजूदा वाइस चेयरमैन राजपाल उर्फ पाले राम शर्मा का नाम भी इस हत्याकांड में साजिशकर्ताओं के तौर पर शामिल करवाया है। देखिए, पुलिस ने अभी सुरक्षा मुहैया करवाई है, लेकिन अभी भी हमारे पूरे परिवार के लिए सुरक्षा ये पर्याप्त नहीं है। और जो लोग साजिश करते आए हैं और साजिश में हिस्सा हैं, हमने उनके नाम अपने बयान में दर्ज करवाए हैं। हम चाहेंगे पुलिस जल्द से जल्दी उनको अरेस्ट करे और सारे सच्चाई को जनता के और हमारे सामने लाए, ताकि ये मामला जनता को, लोगों को पता लगे कि भी कौन कौन इस कांड में शामिल और क्या उनका रोल रहा होगा। देखिए, साजिश करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने मेरे और मेरे पिताजी के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए। कुछ तो नाम एफआईआर में जो मेरे बुआ के लड़के हैं संजय, उन्होंने बता दिए थे राकेश ने। कुछ जिनके ऊपर हमें शक था कि भी ये लोग भी शामिल हैं। संदीप राठी, विजेंद्र राठी का लड़का, जो कि पूर्व चेयरमैन विजेंद्र राठी की वाइफ थी विजेंद्र राठी, और पालेराम शर्मा जो भाजपा का वाइस चेयरमैन है नगर परिषद से। ये लोग बहुत षड्यंत्र रचते थे मेरे पिताजी के खिलाफ, और इनके काफी सबूत भी हैं हमारे पास। हर जगह जहां पे भी हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, ये लोग शामिल थे उसमें। और हर बार ये इन लोगों की बातें भी आती थी कि भाई इस न मार लो सब कुछ काबू में आ जाएगा, तो नफे सिंह न मार लो सब कुछ काबू में आ जाएगा। हमेशा ये लोग यही बातें करते थे, और यही लोग हो सकते हैं साजिश करने में। वहीं राठी हत्याकांड मामले में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने भी तूल पकड़ ली है। आरोप एक पार्टी पर लगा तो अन्य सभी पार्टियां अपना बचाव करने के लिए विपक्ष पर निशाना साधने लगी। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा कि ये चिंता का विषय है कि चुने गए पूर्व जनप्रतिनिधियों की भी हत्याएं हो रही हैं। उन्होंने मेवात में हुई हिंसा को लेकर भी मुख्यमंत्री पर सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही गीता भुक्कल ने कहा कि आज हरियाणा में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि इस मामले में सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की घोषणा कर दी गई है। हमारे विधानसभा में जितनी भी जांच कमेटी बिठाई गई हैं, चाहे वो घोटालों पर हो या पिछले दिनों मैंने कहना चाहती जो झूठे एलिगेशन डिप्टी चीफ मिनिस्टर के द्वारा लगाए गए, उसकी कमेटी के पास रिपोर्ट आ चुकी है, क्योंकि वो मामला झूठा, मतलब हम चाहते हैं जो भी जांच कमेटी बिठाई जाए तुरंत उसकी जांच भी आनी चाहिए और वाकई ही न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को भी राजधर्म का पालन करते हुए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से, क्योंकि बहुत सारे पुलिस के अधिकारियों को जो है दूसरे विभागों में लगा दिया गया है, कानून व्यवस्था इसलिए भी चरमराई हुई है। पुलिस प्रशासन जो है दूसरे काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहूंगी इसको हल्के में कि उनको थानों में जो है वो यूरिया बांटने के लिए लगा दिया गया था, खाद बांटने में उनकी जिम्मेवारी लगा दी गई थी। पुलिस प्रशासन को चुस्ती दुरुस्ती के साथ में खड़े होकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से देखने का काम करना चाहिए। और जो इस तरह की दिन रात हत्या हो रही है, इससे हमारे प्रदेश में न निवेश आएगा और यहाँ से इसीलिए जो है बच्चे भी, पढ़े लिखे बच्चे भी डंकी के माध्यम से बाहर जा रहे हैं। वो बाहर जा रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पर अपने आप को असुरक्षित महसूस। फिलहाल इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड में जांच चल रही है। पुलिस हर पहलू से छानबीन करने में लगी हुई है। इस मामले में कई नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। हालांकि नफे सिंह राठी हत्यारे अब तक फरार है। अब देखना ये होगा कि कब तक पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। मौत कब और किसका रूप लेकर आपके घर पर आ जाए, ये कहा नहीं जा सकता। खबर फरीदाबाद से है, जहां एक परिवार पर शख्स ने तब हमला कर दिया जब पूरा परिवार रात के समय सो रहा था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमलावर भी उस परिवार के साथ ही उनके घर में सो रहा था। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है।
फरीदाबाद में भतीजे ने अपने चचेरे भाई समेत पूरे परिवार पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई और 4 घायल हुए हैं। अस्पताल में इलाज कराते नजर आ रहे ये लोग जवाहर कॉलोनी के रहने वाले राम प्रवेश के परिवार के सदस्य हैं। दरअसल राम प्रवेश का भतीजा बिहार से उनके पास आया था और देर रात अचानक उसने चाकू से पास में सो रहे अपने ताऊ के बेटे राहुल पर चाकुओं से वार कर दिया। राहुल की चीख पुकार सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी आ गए, जिसके बाद उन पर भी हमलावर भतीजे ने जानलेवा हमला कर दिया। इसमें राहुल की मौत हो गई है, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि पड़ोस के लोगों ने घर में तेज आवाज सुनकर आरोपी को पकड़ लिया और फिर पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। रिश्तेदारों के मुताबिक आरोपी के पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद राम प्रवेश ने ही उसे अपने घर में रखकर उसका पालन पोषण किया था और जब वो बड़ा हो गया तो उसे बिहार भेज दिया था। आरोपी घटना को अंजाम देने के एक दिन पहले ही बिहार से वापस आया था। रिश्तेदारों के मुताबिक कुछ दिन पहले राम प्रवेश का परिवार बिहार गया था, जहां आरोपी ने उनसे गांव की जमीन अपने नाम करने की बात कही थी, जिस पर राम प्रवेश ने इनकार कर दिया था। माना जा रहा है कि इसी बात से नाराज होकर राकेश यानी आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी को भी इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया है। इसके साथ ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राकेश तो शुरू से जब इनका पापा खत्म हो गया तो राम प्रवेश जी अपने पास ला के इसको पाले पोसे और सब दिन रखे इनको करीब 10-12 साल। जब लायक हो गया तो फिर अपने घर चला गया। 6 साल के बाद वापसी आया तो ये कांड किया। ये ऐसे काम कर सकता है नहीं। ये कल 2 बजे आया, सब कुछ बातचीत हुई, घर में बढ़िया से रहा पिया, खाना खाया, संग में सोया। जिसके संग सोया उसको तो पहले मर्डर कर दिया इसने। पकड़ा क्या गया, जैसे ताला खोला तो सब पब्लिक, जब तक हल्ला हो रहा था जब पब्लिक सब वही मिल गया। गेट ताला अंदर लगी पड़ी थी ना, रात को सोते ताला मार के सोते थे, चाबी उसके पास मिला नहीं। सबको तो घायल कर चुका था। हंगामा हुआ, पब्लिक गेट पे खड़ा हुई तो पब्लिक लोगों ने वहाँ पकड़ लिया इनको, जब तक पुलिस पहुँच गई। तो हमारी लड़की ने रात को 12 बज के 5 मिनट फ़ोन किया, पापा ऐसा ऐसा हादसा हो गया, जल्दी आ जाओ। मैं वहाँ से आए तो हमारे समधी पूरे घायल थे। हमारे समधी जी के 3 लड़के घायल थे काफ़ी, एक तो ख़त्म ही हो गए थे। फिर समधी जी को मैंने बाइक पे बिठा के किसी तरह दाब के लेके आया बीके तक। फिर यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ और उसके बाद फिर पीछे से दोनों हमारे समधन और उनके बड़े बेटे आए। फिर उनका हुआ तो वहाँ पे जो है डॉक्टर मना कर दिया, बोला कि भाई इसको सफदरजंग ले जाओ, यहाँ से रेफर कर दिया। फिर हम लोग नहीं गए वहाँ लेकर के, सीधे यहाँ आ गए। यहाँ पे फिर इलाज हो रहा है। बाथरूम से चाकू चला दिया तो यहाँ लग कट गया और यहाँ कट गया। अच्छा, ये जो आरोपी है, जो हमलावर है, इसका नाम क्या है, कब कहाँ रहने वाला कहाँ का है? ये बिहार के रहने वाले हैं। नाम क्या है? राकेश। नाम राकेश। तो कैसे कब आए थे यहाँ पर? कल आए थे, कल 12-2 बजे के आसपास आए थे। जो यहाँ परिवार सहित अपने 3 बच्चों के साथ रहा था, जिसमें 2 बच्चों से शादीशुदा है। तो इसके भाई का लड़का कल गांव से आया है, जिसने दिन में आने के बाद दोपहर तक यहाँ रहा है, रात को खाना खा के सोया है। रात्रि में अकारणवश उसने छोटे लड़के के ऊपर चाकू से वार किए और फिर जो बेटा में है उसके ऊपर भी उसने चाकू से वार किए। अभी वो खुद सफदरजंग में है, उसको आईसीयू में भेजा हुआ। कितने लोग उस समय मौजूद थे और कितने लोगों को चोटें लगी हैं? उस समय घर में परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। औरतों में उनकी जो बेटे हैं उनकी बहू कोई चोट नहीं है, केवल बेटों को, उसकी रामपुरेश की पत्नी को, रामपुरेश को, उनको चोटें। तो अभी तक कोई मोटिव सामने आया कि अचानक से वो आया है, पहले उसी शाम को आया और उसी शाम को हमला कर दिया? कोई पहले कोई बहस हुई हो या कोई पारिवारिक विवाद रहा हो? नहीं, अभी तक किसी भी विवाद के बारे में ऐसा कुछ निकल गया है। अभी इसकी पूछताछ और जांच जारी है, उसके बाद बताया जाएगा। जो आरोपी है अभी कहाँ है, वो किस हालत में, क्या नाम है उसका? आरोपी भी सफदरजंग में है, उसके बारे में बाद में सूचना देंगे। क्या राउंड अप है वो? हाँ, राउंड अप। ये कह सकते हैं कि मारने की आशंका सब मंशा सभी की थी, वो तो बाई चांस सबकी किस्मत अच्छी थी कि बाकी बच गए। नहीं, अभी इस बारे में नहीं कह सकते। इनका जो निजी कारण निकल गया है उसके बारे में बताएं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घायल आरोपी को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया है और पुलिस आगे की जाँच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। और
वहीं रतिया से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप जिस पर लगाया है, उसका पता चलने के बाद आप दंग रह जाएंगे। रतिया के गांव जखन दादी की शेरगढ़ ढाणी में महिला की हत्या कर दी गई। महिला का शव खून से लथपथ मिला। मृतक महिला 4 बच्चों की मां है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इसी के साथ ही सीन ऑफ क्राइम की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है और इस मामले में डीएसपी ने बताया कि एक महिला का शव खून से लथपथ अवस्था में मिला है और प्राथमिक जांच से लग रहा है कि महिला का कत्ल किया गया है, जिसकी बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं महिला के परिजनों का आरोप है कि उनकी लड़की की हत्या उसके पति ने की है। अक्सर घर में झगड़ा रहता था, जिसको लेकर पहले भी पंचायत हो चुकी है। वहीं महिला के पति ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया है और कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो वारदात के समय गुरुग्राम गए हुए थे और सुबह ही वहां से आए हैं। वो देर रात घर पर नहीं थे। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के सिविल अस्पताल के मोर्चरी हाउस में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। नाम क्या आपका? मेरा नाम जी मक्खन सिंह जी, सन पधारा सिंह जी बुलाडा। की मामला क्या है? मामला जी इनका 20-22 साल हो गए जी, लड़की को ब्याही को इसने दुखी रखता रहे, दुखी रख एंड में जी 5-7 साल पहला जी किसकी लड़की नाल इसका संबंध था जी। वो लड़की नाबालिग थी, लड़की भी जी ये पकड़े गए जी। उसमें जब पकड़ गया जी 2-3 साल जेल भी काट के आया जी। उसके बाद जी ये फिर जी इन्होंने घर इनका जो पहला एक कनाल को जगह थी उसमें घर गुर पाया था। मेरा भाई बड़ा जी, एक मेरा बटेऊ बड़ा जी, वो पुलिस अफसर है जी, वो इसको आपके पास ले गया। ये रानी है और ये पंजाब की है और ये यहाँ पर इस गांव में रतिया के गांव है जो शेयर करते हैं, रानी है। इसमें 2 बहनें इधर ब्याही हुई है, तो जो एक बहन इधर रहती है उसका रात को मर्डर हो गया। तो करते थी और इसके जो बच्चे थे वो भी करते थे। सर कोई प्राथमिक दृष्टि से कुछ सामने आए, कार्रवाई क्या हो रही है? अभी इतना जल्दी कहना मुश्किल है भाई किसने किया कैसे है, लेकिन रात को मर्डर हुआ इसका। सर बच्चों को कोई नशीला पदार्थ भी दिया गया है सर? अभी तो ये तो जांच का विषय बाद में पता लगेगा, अभी इतना जल्दी कुछ नहीं कह सकते। बच्चे अभी इनकी मदर जो एक्सपायर हुई है तो इसकी वजह से। सर ये हथियारों से किस तरह हमला किया गया, इस पे कोई चोटें पहुंचाई गई जिस तरह लहू लुहान? वो अभी पोस्टमार्टम कराएंगे, पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। वैसे हमने एफएसएल टीम बुला रखी है, ये क्राइम टीम है जो मौके पर आई है और टीम है और पुलिस है, इसको जल्दी हम ट्रेस करेंगे। फिलहाल घटना का पता चलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है और मृतक महिला के परिजनों को न्याय मिलने का आश्वासन भी दिया गया है। पुलिस कब तक इस हत्या की गुत्थी को सुलझा पाएगी, ये तो देखने वाला विषय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से बदमाश शातिराना अंदाज में अपराध की वारदात को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं था बल्कि आगाह करना था, क्योंकि हो सकता है कि कोई बदमाश दोस्त या अपनेपन का चोला पहन करके आपके आसपास ही घूम रहा हो। तो सावधान रहिए और ऐसी ही वारदात भरी कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम क्रिमिनल।